मेधां देवगणा पितरश्च उपास्ते तया मां मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। बहुत से लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं, दिवाली हो या होली हो सदा मातम मनाते हैं। मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती हरदम के जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। इश्क जिनको है अपने वतन का वो खुद ही को मिटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में जलती रहेगी तो पतंगे भी आते रहेंगे। इश्क जिनको है अपने वतन का इश्क करने से आता नहीं है, इसका बुझ दिल से नाता नहीं है। ओ इश्क करने से आता नहीं है, इसका बुझ दिल से नाता नहीं है। हाँ, आशिक जो अपने सरों के सर खुशी से कटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में जलती रहेगी तो पतंगे भी आते रहेंगे। इश्क करने का जो है तरीका उसको बिस्मिल भगत सिंह ने सीखा। तो इश्क करने का जो है तरीका उसको आजाद बिस्मिल ने सीखा, उसको भगत सिंह ने सीखा। उनका दुनिया से जाना ना समझो, जो सदा याद आते रहेंगे। जिसका आज जन्म दिवस मना रहे हैं, अंग्रेजी तारीख पर तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आज है, पर वो जो तिथि है ना हमारी, वो तिथि और, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है अंग्रेजी तारीख में और तिथियों में हमारे। अंग्रेज को कैसे निकाला जाए, इनका सारा परिवार शहीद परिवार है। इनके चाचा अजीत सिंह, स्वर्ण सिंह, सरदार किशन सिंह इनके पिता, इनके दादा अर्जुन सिंह, ये सारा परिवार आर्य समाजी था। कुलतार सिंह अब बचे हैं, राजेंद्र की भी मृत्यु हो गई और कुलबीर सिंह की भी। खेत पर गया अपने पिता के साथ में, किसानी करता था, खेती होती थी, और जाकर के पिता से कहा, पिताजी इस खेत में क्या बोएंगे आप? एक रोज भगत सरदार खेत में बाहर पिता से बोले, यहाँ बो दो बम के गोले। एक रोज भगत सरदार खेत में बाहर पिता से बोले, यहाँ बो दो बम के गोले। कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ? पैदा
हुआ बंगा गांव सन 1907 में, असोज सुधी तिरोदसी 6 बजे प्रभात में, असोज सुधी तिरोदसी 6 बजे प्रभात में। ठाट बाट से भाट जाट घर बैठे पतरा खोले, यहाँ को 2 बम के गोले। एक रोज भगत सरदार खेत में बाहर पिता से बोले, यहाँ को 2 बम के गोले। छोटा सा ही बालक था, एक दिन होगी 3-4 साल की उम्र होगी, 5 की होगी। एक अंग्रेज बैठे इनके चाचा अजीत सिंह के साथ में, गिटपिट इंग्लिश में बातें कर रहे थे। ये छोटा सा बच्चा उसका मुंह देखता रहा है, लाल लाल मुंह वाला। कौन है? इसकी बात समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या सूझा। वो जो टोप ओढ़ रहा था उसे उतार करके फेंक दिया और मुंह पर एक चेपत लाया। टोप तार कर फेंक दिया और मुंह पर एक चेपत लाया। बोला अपने चाचा से, ये मेरे देश में क्यों आया? ये मेरे देश में क्यों आया? ये मेरे देश में क्यों आया? होनहार बिरबान के होत चीकने पात, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। बचपन से ही क्रांतिकारी विचार थे इसके, तो उन्हीं क्रांतिकारी विचारों में पैदा ही हुआ था ये बालक। इसलिए पिता ने कहा, बेटा बम के गोले कोई खेत में बोए जाते हैं क्या? और फिर तू ये बता, बम के गोलों का क्या करेगा? क्यों नहीं बोए जाते पिताजी, जब और चीज बोई जाती हैं? बंदूक और पिस्तौल का बीज कहीं से मंगाइयो, कम से कम 2-4 किले खेत में बुआइयो, कम से कम 2-4 बीघे खेत में बुआइयो। कदम कदम पर लगे बम, जहाँ बाल पापड़े होड़े, जहाँ वो 2 बम के गोले। भगत सरदार खेत में बाहर पिता से बोले, जहाँ वो 2 बम के गोले। पिता से बोला, अंग्रेजों को मार मार करके अपने देश से भगा दूंगा बम के गोलों से, बंदूक और तोप से। इसलिए पिताजी 2-4 किले बो दो ने, बम और पिस्तौल। पिताजी हैं से इसकी बात पर, बेटा हो खेत में नहीं बोए जाते, कारखाने में बनते हैं बंदूक पिस्तौल और तोप के गोले, तो बम के गोले। पर ये विचार इसके पुष्ट होते गए, पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। इन्होंने एक डेयरी भी खोल ली थी। क्रांतिकारी सारे आने लगे, सबको दूध पिला देता था, रात को निकालता था। ऐसा बहादुर था, कमाल का। और पढ़ते पढ़ते जब ये बीए फाइनल की तैयारी कर रहा था लाहौर के अंदर, एक दिन छुट्टी पर घर आया तो अपने कमरे में बैठा अपनी पुस्तकों का अध्ययन कर रहा था, तैयारी कर रहा था बीए फाइनल। इसकी माता विद्यावती के पास में एक पड़ोसन आई, इसकी सहेली, और आकर के कहने लगी, अरे तेरा बेटा आ रहा है भगत सिंह? बोले हाँ। बोले अब तो ये जवान हो गया है, तू इसका ब्याह कब को करेगी? नहीं, ब्याह की बहुत चिंता रहे बच्चे, बच्चा चाहे काबिल हो या न हो, पर शादी की बड़ी चिंता रहती है। भगत सिंह के कानों में भी शब्द पहुंच रहा था। ये दोनों बात कर रही थी, इसकी माता भी रो, सहेली भी। हाँ बहन, इस वर्ष तो हम शादी कर ही लेंगे, बीए फाइनल का इम्तिहान भी इसका हो जाएगा, रिश्ते वाले बहुत आ रहे हैं, इस साल शादी कर लेंगे। चर्चा समाप्त हो गई। वो पड़ोसन उठ करके अपने घर चली गई। एक कमरे से बाहर निकल करके आया और आकर के बोला, माँ मेरे बारे की क्या चर्चा कर रही थी तू अपनी सहेली से? बोले बेटा अब तो जवान हो गया ना, हम तेरा ब्याह करेंगे। ये बात मुझे भगत सिंह की बहन ने बताई, अमर कौर ने। वो बोली, मेरे बीरा के सामने जब माँ ने सवाल रखा विवाह का, तो माँ मुंह देखती रह गई, टका सा जवाब दिया भगत सिंह ने। भगत सिंह ने कहा, माँ मेरा ब्याह क्यों करना चाहे तू? बोले बेटे तेरी बहू आएगी, तेरी नूह आएगी, मुझे सुख मिलेगा, आराम मिलेगा,
कामकाज में हाथ बटाएगी, हेल्प मिलेगी कुछ। भगत सिंह ने कहा अच्छा तुझे हेल्पर की आवश्यकता है तो हम अपने बाप का ही दूसरा ब्याह कर लेंगे। वो देखती रह गई, कह क्या रहा है, ऐसा सिर फिरा नौजवान था ये। इसने कहा माँ मेरा देश गुलाम है और गुलाम देश में शादियां अच्छे नहीं लगते। मेरी प्रतिज्ञा है गुलाम देश में शादी करके संतान पैदा नहीं करूंगा, मैं गुलाम संतान पैदा नहीं करूंगा। माता जी हर वक्त करे क्यों, डाउन हो गई, डाउन हो गई माँ। माता जी हर वक्त करे क्यों, तू मेरी सगाई की चिंता, मगर मुझे है अपने देश की स्वतंत्रता ही की चिंता, मगर मुझे है री अपने वतन की स्वतंत्रता ही की चिंता। माता जी हर वक्त करे क्यों, सगाई की चिंता, मुझे अपने देश की स्वतंत्रता ही, मुझे अपने देश की स्वतंत्रता ही। अगर हमारी शादी हो जा नारी की चिंता, अगर हमारी शादी हो जा नारी की चिंता, और लड़की पैदा होने पे हो जागी दुलारी की चिंता, मेरी लड़की पैदा होने पे हो जागी दुलारी की चिंता, लड़का पैदा होते ही हो जागी तिवारी की चिंता। आज झोपड़ी में रहता माँ नहीं अटारी की चिंता, आज झोपड़ी में रहता माँ नहीं अटारी की चिंता, स्वतंत्रता ही की चिंता में जुड़ जा ब्याही की चिंता, मगर मुझे अपने देश की स्वतंत्रता ही की चिंता। और माता जी आपका कहा मान करके अगर मैंने विवाह कर लिया और संतान पैदा कर ली तो अब तो कच्चे गुलाम हैं, फिर सच्चे गुलाम हो जाएंगे। तो कच्चे गुलाम है फिर सच्चे गुलाम हो जाएंगे। मर्द वीर के साथ साथ में बच्चे गुलाम हो जाएंगे। मर्द वीर के साथ साथ में बच्चे गुलाम हो जाएंगे। काम वतन कम कर न सकूंगा, अच्छे गुलाम हो जाएंगे। बाग बगीचे पशु महल चू बच्चे गुलाम हो जाएंगे। बाग बगीचे पशु महल बच्चे गुलाम हो जाएंगे। अब थोड़े दिन सरी मात मुझे बस रहे पढ़ाई की चिंता, मगर मुझे अपने देश की स्वतंत्रता ही की चिंता। और एक बात तो इतने मार के कि कहीं इस नौजवान ने बोला माँ, साहूकार गुलामी में इससे कंगाली अच्छी हो। साहूकार गुलामी में इससे कंगाली अच्छी हो। खूबसूरत बद चलन नार से काली काली अच्छी हो। खूबसूरत बद चलन नार से काली काली चाहे गरीब घर की बच्ची हो पर चाल चलन की सच्ची हो। बेइज्जती के हलवे से मट्ठे की प्याली अच्छी हो। बेइज्जती के हलवे से मट्ठे की प्याली अच्छी हो। जिस रास्ते में स्वतंत्रता ही मुझे उस राही की चिंता, अपने देश की स्वतंत्रता ही की चिंता।
माता थोड़ी सी उदास हो गई। भगत सिंह ने कहा, माँ उदास किस लिए होती है? मैंने शादी को मना कर दिया इसलिए। तू घबरा मत, जिस दिन अपने भारत की पूर्ण आजादी कर लूंगा, जिस दिन अपने भारत की पूर्ण आजादी कर लूंगा, माँ उसी रोज तेरे कहने से मैं अपनी शादी कर लूंगा। उसी रोज तेरे कहने से शादी कर लूंगा। विदेशी कपड़ा जला जला कर मैं शुद्ध खाद्य कर लूंगा। जो आजादी नहीं मिली फिर मैं बर्बादी कर लूंगा। जो आजादी नहीं मिली तो मैं बर्बादी कर लूंगा। मुझे चिंता है तो गांधी नेहरू सुभाष भाई की चिंता, अपने वतन की स्वतंत्रता ही की चिंता। इसने कहा, माँ अच्छा है बता, शादी में ऐसी कौन सी बात अजनबी है जिसकी तुझे इतनी प्रतीक्षा है, इतनी इंतजार है शादी की? क्या होगा शादी में? माँ ने कहा, बेटा जब तेरा विवाह होगा तेरे हाथ में मेहंदी रचाई जाएगी, तेरे हाथ में कंगना बांधा जाएगा, तेरे गले में फूलों की माला पड़ेगी, तेरी घुड़चढ़ी होगी, और जब शादी करके लौट करके आएगा तेरी नूह का मुंह देख करके मुझे सुख और आराम मिलेगा। तेरी बहू का, नूह कहते हैं पंजाबी में। तो इसने कहा, फिर माँ मैं अपना विवाह दिखला तो दूंगा, अपनी शादी दिखला तो दूंगा, पर माँ मेरी शादी अजीब ढंग की होगी। कैसी होगी? कि तू कहे माँ गुड़ चढ़ी देख लूं, मैं फांसी चढ़ी दिखा दूंगा। तू कहे माँ गुड़ चढ़ी देख लूं, मैं फांसी चढ़ी दिखा दूंगा। थोड़े दिन मेरी आने वाली शुभ की घड़ी दिखाऊंगा। तेरी थोड़े दिन में आने वाली वो शुभ घड़ी दिखाऊंगा। और जहाँ तू कंगना बंधना चाहती वहाँ कड़ी दिखाऊंगा। भगवान को जाके मैं अपनी सुखी अतड़ी दिखाऊंगा। भगवान को जाकर मैं अपनी सुखी अतड़ी दिखाऊंगा। पृथ्वी सिंह बेधड़क तुझे होगी कविताई की चिंता, मगर मुझे अपने देश की स्वतंत्रता ही की चिंता। माँ बात ऐसी सुन करके भगत सिंह की, माँ भी सिंगनी थी। मैंने भी 2 बार दर्शन किए हैं। हरिद्वार कन्या गुरुकुल में आई थी मातृ मंदिर के आधारशिला रखने के लिए, और जब 2 साल के बाद में बिल्डिंग बन करके तैयार हो गई तब उसका उद्घाटन भी योगेंद्र पाल शास्त्री ने उन्हीं के हाथों से करवाया था बुला करके। तो भगत सिंह की माँ ने मनोबल गिरा नहीं बालक का, क्योंकि माँ बालक को चाहे जैसा बना दे, विद्वान बना दे, धर्मात्मा बना दे, और डाकू भी यही बनाती है। हमारे यहाँ जिले बिजनौर में एक डाकू था सुल्तान नाम का, आखिर में वो पकड़ा गया, सजाए मौत हुई। गया तो था किसी का भात भरने के लिए ही, पर वहाँ पुलिस लगी हुई थी सादे उसमें, और उसे गिरफ्तार कर लिया। बहुत कत्ल केस थे उसके पास में, उसकी तो पलटन सी जला करती थी, अंग्रेजी राज का समय था उस वक्त। तो गिरफ्तार हो गया तो सजाए मौत हुई फांसी की। कहा किसी को मिलना चाहता है? अपनी माँ को मिलना चाहता हूँ। 80-90 साल की माँ थी, उसको बुढ़िया को बुलाया, वो सींचों में बंद है। उसने कहा माँ इधर सुन। माँ ने कान लगाया उधर, उधर से दांतों से उसका कान काट लिया। जेलर ने कहा मरते मरते एक अपराध और कर दिया। वो चिल्लाई, खून बहने लगा। उसने कहा अपराध नहीं कर दिया, मुझे डाकू बनाने वाली ये मेरी माँ है। मैं पढ़ने के लिए गया, पेंसिल चुरा लाया, एक बच्चे की इसने शाबाशी दी, लेकर के रख ली। अगले दिन पुस्तक चुरा लाया, तब शाबाशी दी। एक दिन एक की मुर्गी पकड़ लाया, तब शाबाशी दी। और करते करते मुझे चोर और डाकू इस माँ ने बनाया है। जिस दिन पेंसिल लाया था चुरा करके मेरे 2 धप देती और कहती बेटा चोरी नहीं किया करते, तो मैं आज फांसी पर न टूटता। इसलिए माँ माता निर्माता होती है, देवता भी बना सकती है और राक्षस भी बना सकती है। पर भगत सिंह की माँ तो सिंगनी थी, बालक के मनोबल को गिराया नहीं। बेटे की बात सुन कर के मात बोली रे धन्यवाद तुझे। ओ बेटे की बात सुन कर के मात बोली
पानी पानी से गला सके ना पानी, गला सके ना पानी। जीव अनादि जले कटे और गला सके ना पानी। आनी जानी नई जवानी ये दुनिया है फानी। आते ही काल अर्थी पे डाल ले जाएंगे लाद तुझे। ओ बेटे की बात करके बात बोली धन्यवाद बेटे की बात करके बात बोली धन्यवाद। तेरे पिता को अंग्रेजों ने बेटा कैद के अंदर डाला। जेल के अंदर डाला, जेल के अंदर डाला। और तेरे चचा जी अजीत को भी दे दिया आदेश निकाला। बस अब की बार है तेरा वार होना बर्बाद तुझे। ओ बेटे की बात सुन करके बात बोली धन्यवाद। फांसी खाओ गोली या जाओ काला पानी। चाहे जाओ काला पानी, चाहे जाओ काला पानी। देश धर्म के कारण बेटा कर दे खत्म जवानी। बेधड़क भगत फिर सारा जगत रखेगा याद तुझे। ओ बेटे की बात सुन करके बात बोली धन्यवाद। साइमन कमीशन आया आजादी की जंग को दबाने के लिए। लाहौर में पहुंचा लाला लाजपत राय ने काला झंडा लेकर के जत्था बना करके विरोध किया। साइमन कमीशन गो बैक, वापस जाओ, देश आजादी चाहता है। वहां स्कॉट ने अपने मातहत जो उसका सहायक था सांडर सिंह रेज, पुलिस इंस्पेक्टर, उससे लाठीचार्ज करवा दिया। लाठियों की चोट से बेहोश होकर के लाला जमीन पर गिर पड़े और उनके मुख से कुछ अंतिम शब्द निकले थे। लाला लाजपत राय ने कहा, जवानों तुम मेरी खून की चिंता न करना जो लाठियां बरसी। आगे चलकर यह अफसाना वीरों की तफसील बने। पुलिस की लाठी मेरे तन पर गोरों के कफन की बने। गोरों के कफन की बने, गोरों के कफन की। लाला जी को उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया, किंतु उन्हें बचा नहीं जा सका, उनकी मृत्यु हो गई। सारे देश के अंदर शोक छा गया और लाहौर में उनकी अंत्येष्टि करने के लिए शव यात्रा जब निकली, लाखों लोग पीछे थे, सबके चेहरे उदास, आंखों से आंसू। अंत्येष्टि करने के पश्चात शोक सभा में बोलते हुए चित्तरंजन दास की धर्मपत्नी बासंती देवी ने खड़ा होकर के भाषण दिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु के पश्चात पता चलता है पंजाब में कोई वीर नहीं है इस देश के अंदर जो लाला लाजपत राय के खून का बदला चुकाता कातिल से। सुनकर के खून खोल गया। भगत सिंह ने जब ये बयान सुना, अपने साथियों को अपने कमरे में बुलाया और प्रतिज्ञा करता है, भगत सिंह इस काम को मैं करूंगा। सांड्रस को मारना होगा, बदला हमें तारना होगा, भाई देश का संकट टारना होगा। आ गया जोश जवानी में, अब आ गया जोश जवानी में। भगत सिंह ने कहा कि क्या मैं ये बदला छोड़ दूंगा। भगत सिंह ने कहा कि क्या मैं ये बदला छोड़ दूंगा। अरे जिन हाथों से चली लाठियां, जिन हाथों से चली लाठियां, उन हाथों को तोड़ दूंगा। चंद्रशेखर आजादियों बोले, हम बरसाएंगे गोली गोले। सुखदेव उगलने लगे थे शोले, आग लगा दई पानी में, भाई आ गया जोश जवानी में। मारना है स्कॉट को भी चाहते थे, पर जिसने लाठी बरसाई थी प्रतिज्ञा भी यही की थी, कुर्बानी का बकरा वही बन गया। अपने साथियों को डाक बेल लगा दी। वहां तक क्रांतिकारियों की पुलिस के दफ्तर तक 4 बजे छुट्टी करके मोटरसाइकिल से चढ़ करके वो सांड्रस सी चल दिया। राजगुरु ने सीटी बजा करके संकेत किया भगत सिंह की ओर, होशियार कातिल आ रहा है। राजगुरु ने कहा, यही तो भगत ने दागी गोली है। राजगुरु ने कहा, यही तो भगत ने दागी गोली है। दूजी गोली मैं सांड्रस की वहीं जला दी होली है। फिर चानन सिंह एक आया सिपाही,
उसने इन्हें बंदूक दिखाई, वो शेखर ने समझाया भाई तू मत ना पड़ना दानी में, आ गया जोश जवानी। सामने ही पहरा दे रहा था, गेट पर खड़ा हुआ राइफल लेकर के संगीन चानन सिंह नाम का सिपाही हेल्प के लिए साहब की ललकारता हुआ क्रांतिकारियों का, तुमने साहब को मारा है, तुमने साहब को मारा है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा हमने कोई सांप सूंप नहीं मारा, और जिसको मारना था उसे मार दिया है, तू पीछे लौट जा, तू हमारा भाई हिंदुस्तानी है, तेरे से कोई झगड़ा नहीं। पर इसकी बेचारी की ड्यूटी थी, करता भी क्या आगे बढ़ता रहा। चंद्रशेखर ने सोचा अगर हम देरी करेंगे तो ये उधर से गोली दाग देगा, हम धोखे में रहे। मौका नहीं दिया फिर चंद्रशेखर आजाद ने, एक बार कह करके। जब चानन आगे बढ़ता गया तो शेखर ने कर घेर दिया, पुलिस से टक्कर लेने को इंतजार भी थोड़ी देर किया, पर पुलिस वाले सारे घबरा गए। ये डीएवी कॉलेज में आगे, लाहौर में गम के बादल छा गए, अब है खून रवानी में, आ गया जोश जवानी। 5 मिनट मेरे पास और हैं। ये नौजवान कैसे निकल करके चलते हैं लाहौर से, ये मामूली घटना नहीं थी। अंग्रेज के राज में पुलिस के अफसर को मार देना और सिपाही को मार देना, बाल की भी खाल निकलती थी। चारों तरफ सीआईडी घूम रही है और सबको भगत सिंह की क्रांतिकारी पार्टी के लोगों पर ही संदेह था। बम पार्टी के नाम से ये बदनाम थी ये पार्टी। तो अब ये नौजवान कैसे निकल करके चलते हैं जरा देखिए। भाई दीवानी देश दीवाने, अब चल दिए देश दीवाने। इन्होंने भी अपनी सीआईडी लगाई हुई थी, कहाँ क्या हो रहा है। स्टेशन से पल पल की खबरें क्रांतिकारी ला रहे थे, एक डब्बे में भरे हुए हरिद्वार यात्री जा रहे थे। चंद्रशेखर आजाद तो जाकर वहाँ कीर्तन लगा था कराने, अब चल दिए देश। साधु का वेश बना लिया, गले में मालाएं डाल ली और एक पुस्तक मोटी गीता की, ऊपर गीता और अंदर से वर्कों का कटिंग करके अपना बलख बुखारा उसमें फिट किया हुआ था। उसके पिस्टल का नाम था बलख बुखारा। भगत सिंह उसने नाम रख रखा था अपने पिस्टल का। आजाद ने, चंद्रशेखर आजाद का फोटो आपने देखा है, ज्यादातर वही मिलता है, नंगे बदन है, जनेऊ यहाँ पर है और मूछ के ऊपर ताव देते हुए हाथ में घड़ी बंदी है, मांग पट्टी भाई, गठीले बदन का जवान, ये चंद्रशेखर आजाद। ये सारे 100% आर्य विचारों से ओतप्रोत नौजवान थे जिन्होंने अपनी शहादत देश की आजादी के लिए। तो साधु का वेश बन करके धारण करके ही चल दिया और चल करके बोला, भगत सिंह कहाँ जाओगे? कि अभी देख मैं चला, हाथ में एक तारा ले लिया, गीत गाता चल दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। जिसने आकर के बतलाया था क्रांतिकारी ने कि एक डब्बा खड़ा है फ्रंटियर से मेल से जुड़ करके हरिद्वार को जाएगा, गंगा स्नान करने के लिए यात्री बैठे हैं। उसने बोले ठीक है, मेरा काम बन गया। ये जा करके पुलिस के दफ्तर में घुस गया। उसने कहा, अरे मूर्ख, यहाँ पुलिस है, तू कहाँ जा रहा है? कि चकमा दे आऊं जरा पुलिस। साधु के वेश में तो था ही, वो जो रेलवे की पुलिस होती है उसके दफ्तर में घुस करके बोला, बाबूजी एक टिकट हमें भी देना। पुलिस वाला ने कहा, अरे बाबा एक टिकट घर थोड़ा ही है, पुलिस का दफ्तर है, उधर जाओ। अब इसे टिकट थोड़ा ही लेने थे, पुलिस को चकमा देना था। ये तो बैठ गया उस डब्बे में जा करके। वहाँ तो सारे अध्यात्मवादी लोग बैठे थे, जनक के खानदान के। महात्मा के प्रति आस्था तो लोगों को है ही। एक सज्जन खड़े हो गए सीट से, आओ महाराज विराजो, कहाँ जाओगे? बोले भगत जी हम हरिद्वार जाएंगे गंगा स्नान करने के। तब तो बड़ा आनंद रहेगा, सारे रास्ते भजन गाते कीर्तन सुनाते चलना महाराज। बैठ गए, कोई फल ला रहा है, कोई दूध ला रहा है, कोई मिष्ठान ला रहा है महात्मा जी के लिए। इसका तो काम बन गया, किसी को थोड़ा ही खबरती है, किसी का खून करो फिर। चंद्र मुंडाली भगत सिंह ने कर लिया इंग्लिश बाणा, हैट कोट
पैंट पहन कर ये भी लग गया था मुस्काने। अब चल दिए। जब ये निकला कमरे से, एक पुलिस के अफसर की वर्दी में निकला और राजगुरु सुखदेव जो बैठे हुए थे आंगन में, देख करके चौंक गए। पुलिस एकदम कहां से टपक गई, घबराया हुआ इन्हें देख करके भगत सिंह अपनी हंसी नहीं रोक सका, हंस पड़ा। राजगुरु ने पहचान लिया। उसने कहा अच्छा हमें भी चकमा दे दिया था, हम तो घबरा गए थे। क्या विचार है? बोले जाने का विचार है, कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ते हो रहा है, वहां जाऊंगा। बोले देख तुझे बच्चा बच्चा जानता है लाहौर का, अगर पहचान लिए गए तो गिरफ्तार हो जाओगे। सबको पता है भगत सिंह को किसी वस्तु से नफरत है तो शादी से है, विवाह नहीं करवाया, सब जानते हैं। मैं दुर्गा भाभी को लाता हूं बुला करके तुम्हारे साथ, वो मदद करेंगी लाहौर से निकालने में। भगवती चरण की पत्नी दुर्गा भाभी, अभी 2-1 साल हुए उनकी मृत्यु हुई है। गाजियाबाद में रहती थी, राजनगर में। हाँ मैं भी गया था। वो चौधरी हरि सिंह सैनी जो प्रधान है हिसार वाले, उन्होंने भेजा था उन्हें बुलाने के लिए, पर वो इस अवस्था में नहीं थी। तो उन्हें जाकर के रजामंद किया, तुम भगत सिंह के साथ चलो, निकालने में मदद करो और वहां जाना है। पहले तो उसने इनकार कर दिया। जब राजगुरु ने कहा अगर पुलिस को संदेह हो जाए तुम ये कह देना ये मेरे पति हैं। बोले मैं ऐसा नहीं कह सकती, तुम तो हमारी माता के स्थान पर हो, भगत सिंह को निकालना है, कहीं जरूरत पड़ी तो कह देना आप चलो ना। और रजामंद हो गई। वीरांगना थी वाकई में, जैसी झांसी वाली रानी उससे भी ज्यादा वीरांगना इस देवी ने काम किया है, दुर्गा भाभी ने। दुर्गा भाभी साथ में चली और अब तो वो बूढ़ा हो गया है, सचिंद्र भी उसका बेटा, उसके भी थोड़े बाल हो गए। वो गोद में बालक था उस समय। और भगत सिंह इतना मोटा नहीं था, कुलतार जैसा पतले बदन का था, एक 42 लंबी गर्दन का छड़छड़ा नौजवान। इसे लंबे चाचा कह करके पुकारा करता था सचिंद्र सान्याल। तो उसने कहा, घोड़े तांगे में सामान रख दिया, दुर्गा भाभी को बिठलाया, भगत सिंह से कहा तुम बाइसिकल से आना। उन दिनों बड़े बड़े अफसरों पर बाइसिकल ही होती थी, आज की बात नहीं है। मोड़ पर एक चौराहे पर पुलिस का सिपाही खड़ा था, उसने घोड़े तांगे को रोका। कहां जा रहा है? ठहर। बोले मैं मुंशी जी वहां जा रहा हूं स्टेशन। तो मैं भी चलता हूं। वो भी बैठ लिया। इतने में भगत सिंह सामने से जो दिखलाई पड़ा बाइसिकल पर आता हुआ, तो सचिंद्र चिल्ला करके बोला अम्मा वो आ गए हैं लंबे चाचा। पुलिस वाले ने कहा कौन है रे लंबे चाचा? दुर्गा ने बड़ी होशियारी की, बच्चे का मुंह हाथ से बंद करके इशारे से कहा तू चुप रहे। कोई और बात का टॉपिक छेड़ दिया, बात आई गई कर दी। सफाई से रेलवे स्टेशन लाहौर पर पहुंचे, 3 टिकट सेकंड क्लास के मंगाए, सामान लेकर के राजगुरु गया। पर वहां तो पुलिस छाई हुई थी, टीटी वगैरह सब निरीक्षण कर रहे थे, कोई निकल करके न क्रांतिकारी भाग जाए। पूछताछ हो रही थी। भगत सिंह से कहा तुम बाद में चढ़ना, मैं सामान लेकर के भाभी जी को बिठलाता हूं सीट। जब भगत सिंह चढ़ा तो देखा भगत सिंह के उसी डब्बे में थानेदार खड़ा है, नंबर इसका भी आया और से पूछताछ हो रही थी। थानेदार ने भगत से पूछा क्या है आपका नाम? तो भगत सिंह ने भी कह दिया था अपना हाल तमाम। अपना हाल तमाम बताया, बोला अफसर हम सरकारी हैं और एक सरकारी काम से कलकत्ता जाने की तैयारी है। कलकत्ते की तैयारी है, कलकत्ते की तैयारी है। और ये साथ में कौन है? के साथ में मेरी बीबी है ये जिसकी गोद में बच्चा है, जिसकी गोद में बच्चा है, जिसकी गोद में बच्चा है। और पास में नौकर खड़ा हुआ जो बड़ा नेक और सच्चा है। तो राजगुरु ने सोचा बाबूजी ने अपना सर्वेंट नौकर बता करके मेरा बचाव तो कर ही लिया है, पर मैं भी तो जरा अपनी ड्यूटी और फर्ज की अदायगी कर दूं। ये दोनों बात कर ही रहे थे, थानेदार और भगत सिंह। और इसकी बीए की मंजी हुई इंग्लिश थी, थानेदार मिडिल पास हो जाते, उन दिनों पढ़े लिखे नहीं मिले थे। तारा प्रवाह इंग्लिश बोल करके थानेदार पे प्रभाव डाल दिया, हमारा कोई बहुत बड़ा अफसर है। तो एक कर ही रहे थे बात कि राजगुरु मुंह खोल उठा, खाना खिलाऊं या चाय पिलाऊं बाबूजी यूं बोल उठा। बाबूजी नाश्ता लेंगे, चाय पियेंगे, खाना खाएंगे? भगत सिंह ने गर्दन हिला करके इनकार कर दिया। थानेदार को संदेह की गुंजाइश नहीं रही, सोचा इसका सर्वेंट है, बड़ा अफसर है जो नाश्ता और चाय पूछने के लिए आया है। लेकिन भगत सिंह जानता हुआ अनजान बन गया। कहा दरोगा जी इतनी इंक्वायरी आज किस बात की हो रही है?
बाबूजी आप तो अपनी महकमे के अफसर हैं, क्या आपको पता नहीं? थानेदार ने कहा आज यहाँ बड़ा गड़बड़ घोटाला है, भगत सिंह का दल कहीं आज फरार होने वाला, कहीं फरार होने वाला है, कहीं फरार होने वाला है। ये तो वारंट लिए घूम रहा था, फोटो लिए भगत सिंह के घूम रहा था। इसने भगत सिंह के चेहरे से कई बार फोटो मिलाई है, मगर भगत के चेहरे पर दाढ़ी की हुई सफाई है। ये जरा सी दाढ़ी, 21 साढ़े 21 साल की तो उम्र थी भगत सिंह की, मामूली सी दाढ़ी थी, और वो साफे वाला था, फोटो वो लिए फिरे। आज वहां हेट लगा हुआ है ना, वहां दाढ़ी है, फोटो मिल ही नहीं रहा। हाथ जोड़ करके बड़ा अफसर समझ करके थानेदार क्षमा याचना करने लगा। बाबूजी मैंने आपको नाहक परेशान किया, गुस्ताखी माफ। आई एम सॉरी कह गया दरोगा, पुलिस की किस्मत फूट गई, गार्ड ने सीटी दे दिए, गाड़ी प्लेटफार्म से छूट कैसे कलकत्ते में गया, कहां पर ये रहा, कैसे बम बनाने के तरीके सीखे, पार्लियामेंट हाउस में आकर के 8 अप्रैल सन 1929 को बम का विस्फोट भगत सिंह ने कैसे किया था, ये लंबी हकीकत है। ऐसे क्रांतिकारी वीरों के बदौलत ये देश आजाद हुआ है। आगामी कार्यक्रम